जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए जी के जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार आप लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन नहीं आता है? तो पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत ये ताम्र पाषाण नहीं आता, यानी एक का सी ऑप्शन वो राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी। तो ये जो खुदाई की गई थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की वो की गई थी आर डी बनर्जी के द्वारा, यानी 2 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित हैं। तो ये कौन से वेद में संग्रहित हैं? तो संगीत से संबंधित जो ज्ञान है वो आपको साम वेद मिल जाएगा, यानी 3 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने, किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है डॉट डॉट द्वारा लिखी गई। तो किताब उल हिंद को किसने लिखा है? तो इस किताब को लिखा अल बरूनी ने, यानी 4 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है। तो कौन से भगवान को ये समर्पित है? हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये समर्पित है भगवान शिव को, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो किसे मिली थी खान ए खाना की उपाधि? 6 का आंसर आपको बताना है। तो ये मिली थी बैरम खां को। 6 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। तो बताओ उस समय कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का जो शासक था वो था अकबर, यानी 7 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा आठवां प्रश्न आ जाता है कि मई 1857 में डॉट डॉट के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो बताओ किसने किया था? तो ये जो नेतृत्व किया था वो अवध के नवाब ने किया था, यानी 8 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था। तो ये किसने लहराया था? तो ये झंडा लहराया था मैडम कामा ने, यानी इनका पूरा नाम था मैडम भीकाजी कामा। 9 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम जो आयु है वो 14 वर्ष है। 10 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 डॉट डॉट से संबंधित हैं। तो किससे संबंध रखते हैं ये अनुच्छेद 5 से 11? 11 का आंसर आपको बताना था। इसका संबंध नागरिकता से, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है, यानी 12 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्यसभा को डॉट डॉट नाम से भी जाना जाता है। तो कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है राज्यसभा को? तो राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। 13 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा।
14वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका संबंध है अनुच्छेद 78। 14 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 15 प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? तो बताओ क्या होता है? तो द्विसदनीय विधानसभा, इसका जो मतलब होता है वो होता है विधायकों को दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है, यानी 15 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है? तो इस भूमिका का जो निर्वहन है वो चुनाव आयोग करता है, यानी 16 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 17 प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं? तो किस में है ये आपको वित्तीय आपातकाल बताना। तो इसका संबंध अनुच्छेद 360 से है। 17 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो आकाशगंगा की जो निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है ये है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, यानी 18 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? तो बताओ कैसा है? तो पृथ्वी का जो आकार वो चपटा गोल है। 19 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है? तो कौन है अवसादी चट्टानों का जो एक प्रकार है वो बलुआ पत्थर है, यानी 20 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो कौन सी गैस का हो सकता है? 21 का आंसर आपको बताना। तो ये नाइट्रोजन का हो सकता है। 21 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? तो इनमें से एक मरुस्थल है जो भारत में नहीं है। कौन सा नहीं है? तो वो सिंधु घाटी का स्थल मरुस्थल नहीं है, यानी 22 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भूमि साझा करता है? तो भारत सबसे अपनी जो लंबी भूमि है वो बांग्लादेश से करता है। 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी 24 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत चीन और म्यांमार की तिर संधि का निर्माण करता है? तो कौन सा दर्रा करता है? 25 का आंसर आपको बताना। तो ये करता है दिफू दर्रा। 25 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इनमें से एक नदी नहीं है, वो कौन सा है? 26 का आंसर तो वो इंद्रावती नदी नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लू एक प्रकार की डॉट डॉट है, तो बताओ लू क्या है? 27 का आंसर आपको देना है। तो लू यह एक ऊष्म लहर है, यानी 27 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न आ जाता है कि इनमें से क्या किसी फर्म के लिए परिवर्तनीय लागत नहीं है? तो कौन सी नहीं है? 28 का आंसर तो ये संपत्ति कर नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना से अभिप्रेत है, तो बताओ क्या है? तो संयुक्त क्षेत्र की जो संकल्पना इससे जो अभिप्रेत है वो हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच सहयोग। 29 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे? तो कौन थे? तो बैंक ऑफ बड़ौदा इसके जो संस्थापक थे वो थे महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय थे। 30 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय
राजकोषीय नीति तैयार करता है। तो किस मंत्रालय के द्वारा ये राजकोष नीति तैयार की जाती है? तो ये की जाती है वित्त मंत्रालय के द्वारा। 31 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 32वां प्रश्न, यूएनडीपी का उद्देश्य है, तो बताओ क्या है? तो यूएनडीपी इसका जो उद्देश्य है वो है आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना। 32 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है कि सूरज कुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, डॉट डॉट में आयोजित किया जाता है। तो सूरज कुंड जो मेला है ये आयोजित किया जाता है हरियाणा में, यानी 33 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप से मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो ये कौन प्रभावित है? 34 का आंसर देना है। तो ये कथक प्रभावित है, सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तकें लिखी है? तो कौन सी लिखी है? तो जो मलाला यूसुफजई है इन्हें शरणार्थियों पर कौन सी लिखी है? तो इनके द्वारा लिखी गई वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक, यानी 35 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनको उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 36 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना डॉट डॉट को हुई थी, तो कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसकी जो स्थापना है वो स्थापना हुई थी 28 जून 1919 में। 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो कब लिया था? तो ये 1920 में लिया था पहली बार। 38 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न आ जाता है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप इसका जो संबंध है वो फुटबॉल से। 39 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 40वां प्रश्न है आपके सामने कि टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली? तो ये से मान्यता मिली थी 1988 में टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में मान्यता। 40 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न आ जाता है कि साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो साहित्य के क्षेत्र में जो एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। 41 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न आ जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ देवी डॉट डॉट की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। तो कौन से देवी की प्रतिमा मिलती है ज्ञानपीठ पुरस्कार में? तो इसमें जो मिलती है वो सरस्वती की प्रतिमा मिलती है। 42 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने कि उद्योगों में शक्ति की इकाई है, तो बताओ कौन सी है? तो उद्योगों में जो शक्ति की इकाई है वो अश्व शक्ति है, यानी 43 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो ये किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर। 44 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न आ जाता है कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डॉट डॉट बदल जाता है। तो क्या बदल जाता है? तो प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग बदल जाता है। 45 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न आ जाता है कि इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन या एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। 46 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 47वां प्रश्न है आपके सामने कि तीसरी कक्षा को डॉट डॉट सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। तो कौन सी सेल के रूप में निरूपित किया जाता है? 47 का आंसर। तो तीसरी कक्षा को एम सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये मृदा विज्ञान की एडाफोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। 48 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
49वां प्रश्न है आपके सामने कि एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है। तो ये कहाँ कर सकता है? तो एक लंबा वृक्ष है जो अपने अपशिष्ट उत्पादों को संरक्षित कर सकता है पुराने जाइलम में। 49 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न है जीके जीएस का कि डॉट डॉट उत्परिवर्तन अनुवांशिक नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है? 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दैहिक नहीं हो सकता है। 50 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।